कल शुरू करवा दिया था, आज कंप्लीट करा दूंगा। कल बेसिकली इसको शुरू कर चुके हैं हम यूएनओ को, आज उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। चलो भैया, कितना करके हो गया बताइए। हाँ देखो जी, हेडिंग बना लो, मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। ठीक है जी, लिखो जरा। पहला ऑर्गन लिखो, मेन ऑर्गन, दी जनरल असेंबली। पॉइंट्स बना के बनाते बनाते लिख लेना इसमें, ठीक है ना। लिखो, एक तो ये मेन बॉडी है यूएनओ। अगर मैं बोलूं जनरल असेंबली ही यूएनओ है और यूएनओ ही जनरल असेंबली है तो बात गलत नहीं। इसके मेंबर और यूएनओ के मेंबर बराबर होते हैं। जो यूएनओ का मेंबर है वो ऑटोमेटिक मेंबर है जनरल असेंबली। ठीक है जी। साल में एक बार मैंडेटरी बैठक होती है इसकी, लिखो, मैंडेटरी सेशन, वंस इन एन ईयर। यानी एक समय तो इनकी बैठक लगती है। कौन सा होता है ये, लिखो ये, एवरी ईयर सितंबर मंथ, थर्ड ट्यूसडे। तीसरे मंगलवार से, हर साल सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से यह सेशन शुरू हो जाता है हर साल। हाँ, सिंपल लिख लो, सेशन स्टार्टेड या फिर सेशन इनिशिएटेड। ठीक है जी। देखो, आपने भी शायद ये देखा होगा, खोज करूं एक बार। ये आपने देखा होगा, व्हाइट कलर का एक वो मंच सा होता है, ठीक है ना। अपना प्राइम मिनिस्टर जाता है उसके ऊपर, उस मंच के ऊपर जो जूरी मेंबर बैठे होते हैं उनको नमस्ते करता है, ठीक है ना। और फिर भाषण देता है, पूरे विश्व को संबोधन जाता है इसका। अगर अगर रहेगी ना उसकी वीडियो रहेगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा विजुलाइज करके, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हाँ, जो यूएनओ का मेंबर है वो ऑटोमेटिकली जनरल असेंबली का मेंबर हो जाएगा। ये देखो, देखो ये देखा होगा आपने, ये अधिवेशन हॉल। ये टाइम लगा दिया मेरे को, ज्यादा बड़ी। way out. ये देखो, It's दिख रहा है, necessary ऐसे to ऐसे करके pave the दिखाई देता है। way for a realistic solution. डन। This और अगर implies इसको taking दूर से into देखोगे, account and the taking ये of hostages, those who beat Hamas नहीं, अपनी terror अपनी attacks जो भी of लैंग्वेज October बोलनी है। 7, and the taking of by ये देखो, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये ऊपर प्रेसिडेंट्स बैठे हैं। जनरल असेंबली हर साल के लिए अपना प्रेसिडेंट चुनती है नया। आपको आई फ्लू है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा लाल होके रखी है। ठीक हो गया, डन हो गया, हटा दूं। ये पक्का देखा होगा आपने, ठीक है ना। रामायण नहीं, ये इधर इधर देखो, ये वाला। ठीक हो गया।
चलो सिंपल। चलो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। एवरी ईयर, हाँ यस, एवरी ईयर डैश डाल के इलेक्ट न्यू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ईच मेंबर इज इक्वल टू वन वोट। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के जैसा है, वोटिंग के थ्रू फैसले होते हैं इसके अंदर। देखो जैसे पहले मैंने आपको बताया, अगर मैं कहूं यूएनओ ही जनरल असेंबली है या फिर वाइस वर्सा, ठीक हो गया, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी यूएनओ का मेंबर है, ठीक है जी, जो भी मेंबर बनता है उसको जनरल असेंबली का जो सेशन होता है मैंडेटरी, या फिर कुछ स्पेशल सेशंस भी होते हैं इनके, ठीक है ना, बट जनरल के बारे में ही पूछते हैं, तो सिर्फ उसके बारे में ही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वहां पे जाना पड़ता है, दुनिया के जो भी डिस्प्यूट है बातचीत के जरिए जो भी सुलझाते हैं, या जो भी अधिवेशन पास हो रहा है, बिल पेश हो रहा है, कन्वेंशन पेश हो रहा है, ठीक है जी, किसी पॉइंट के ऊपर बहस चल रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री गया था तो उन्होंने सीधा सिंपल बोल दिया कि आने वाला समय आतंकवाद के विरुद्ध विश्व को एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। बड़ा फेमस हुआ था उनका ये भाषण, ठीक है ना, पता नहीं इनका कोई स्केल वगैरह है उसके ऊपर वो करते हैं कि भाई उसी के बिहार पर भाई कितना फेमस है किसी देश का कोई लीडर, ठीक है ना, ये बेसिकली यहीं से ही होता है सारा का सारा। ठीक हो गया, सिंपल। ऑटोमेटिक मेंबर बन जाएगा, मेंबर बन गया सीधा जनरल असेंबली में बैठेगा। ठीक हो गया, चलो अपना ये क्या करेंगे, प्रेजेंट चूज कर लेंगे हर साल के लिए। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ जनरल असेंबली। ठीक है ना, फंक्शंस और पावर्स एक जैसे लिखो, नंबर वन बिल्कुल कटवा कटवा लिख लेते हैं, ठीक है ना, लिखो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इस पे तो स्टार लगा लेना, यूएनओ आया नहीं और आपने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी उस पर क्लिक किया नहीं, ठीक है ना, ये तो हर जगह आएगा, यूएनओ आते ही हर जगह आएगा। चलो नंबर टू लिखो, डिस्कशन स्लैश recommendations on international disputes। ठीक हो गया, नंबर थ्री लिखो, डिस्कशन एंड रिकमेंडेशन, ऊपर से डिटो करके लिख लेना, डिस्कशन एंड रिकमेंडेशन ऑन यूएन चार्टर। नंबर चार, स्टडी एंड recommendations on geopolitics। ठीक है ना, जनरल असेंबली में हर बार की जनरल असेंबली का एक फिक्स इशू होता है, उनकी असेंबली के अंदर जो भी इराक के मेंबर बैठे होते हैं वो हर बार इस जनरल असेंबली में जाके अमेरिका का विरोध करते हैं। क्या बोलते हैं, जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा शातिर अपराधी है अमेरिका, उन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे पूरे इराक को तबाह कर दिया, लेकिन आज तक वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले नहीं है। ठीक है ना, इराक के जितने भी मेंबर हो हर बार यूएनओ को टूल बोलते हैं कि भाई तुम तो टूल हो अमेरिका का। ठीक हो गया, हर बार का इशू। ठीक हो गया, तो ये पूरी जियो पॉलिटिक्स ध्यान रखना, पूरी जियो पॉलिटिक्स भी डिसाइड होती है यहीं से। चलो नंबर फाइव, recommendations
for peaceful settlements. Number 6 लिखो. हाँ, peaceful settlements. Number 6 लिखो. To receive reports from Security Council and other organs of UNO ठीक है जी. And to discuss and recommend. देखो सिक्योरिटी काउंसिल का भी काम यहीं पे हो रहा है. इसके बाद सेकंड मेन ऑर्गन आपको सिक्योरिटी काउंसिल ही कराऊंगा. देखो, टू रिसीव रिपोर्ट्स फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कल को सिक्योरिटी काउंसिल अगर किसी भी देश के खिलाफ कोई भी एक्शन लेती है तो उसकी एक्शन लेने से पहले पहले वो रिपोर्ट पेश करती है किसको? जनरल असेंबली को. देखो कितनी मेन बॉडी है. समझ पा रहे हो? चलो नंबर 7 लिखो. नंबर 7, कंसीडर एंड अप्रूव बजट फॉर यूएनओ. And contribution among nations. नंबर 8, टू इलेक्ट. नंबर 8 लिखो. टू इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स of Security Council, Economic and Social Council, and additional members of Trustship Council. ठीक होगा जी. चलो लास्ट पॉइंट लिखो. टू इलेक्ट जजेस ऑफ आईसीजे. कैप्शन लिखना आईसीजे, ब्रैकेट में लिख लो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल डिस्प्यूट जाते हैं. मतलब जैसे अगर दो कंट्री के बीच में मतलब कोई वॉर है या फिर वैसे थोड़ा हाँ, वॉर से रिलेटेड हो गया. तो वॉर से समझौते वॉर से रिलेटेड भी जाते हैं इसमें, और कोई एग्रीमेंट होता है उसके भी जाते हैं. मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइप. हाँ बिल्कुल. कंपनीज हैं, कंपनी काम कर रही हैं और मान लो किसी एक देश ने दूसरे देश की कंपनी का कोई हक मार दिया है और वो दोनों कंट्री एक दूसरे के हॉस्टाइल है, तो क्या करेंगे? ना तो इस कंट्री से फैसला करवाना फायदेमंद रहेगा, ना इस कंट्री से फैसला करवाना फायदेमंद रहेगा. कहाँ जाएंगे? दोनों कंट्रीज मिलके या फिर वो कंपनी कहाँ से जाएगी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चली जाएगी. और फिर जो इसके मेंबर्स होते हैं मतलब वो कैसे चूज किए वो आएगा ना. अभी तो ये थर्ड आपका ऑर्गन है. आईसीजे के बारे में भी करेंगे. ठीक है ना. चलो ये कर लिया क्या? इलेक्ट द जजेस ऑफ आईसीजे on the recommendation of Security Council and to further appoint General Secretary. ठीक है. चलो इसके सेशंस की हेडिंग बना लो.
बस जनरल सेक्रेटरी, और कई बार इसको सेक्रेटरी जनरल भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। ठीक है, हेडिंग बनाओ जरा, सेशंस। सेशंस का हेडिंग ऑर्गन्स में हाँ इसी में जनरल जनरल असेंबली के सेशंस कर रहे हैं, कितने सेशंस होते हैं। सेशंस हेडिंग बना के लिखो, नंबर 1 रेगुलर सेशन। ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट बना के लिखो, अब रेगुलर सेशन से पहले जनरल डिबेट होती है। नंबर 2 पॉइंट, जनरल डिबेट बिफोर रेगुलर सेशन, यानी सितंबर के तीसरे मंगलवार से तो सेशन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब सितंबर की पहली तारीख से लेकर तीसरे मंगलवार तक का जो वो समय है, वो जनरल डिबेट सेशन है आपका। ठीक हो गया, सही। लिखो नंबर 3, लिखो स्पेशल सेशन। नंबर 4 लिखो इमरजेंसी सेशंस। ये दोनों सेशंस जो हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल की रिक्वेस्ट पर बुलाई जाती है। इसमें इमरजेंसी में कैसे इमरजेंसी, दो देशों के बीच में लड़ाई छिड़ गई, ऑपरेशन सिंदूर के समय बैठना पड़ गया था इनको। ठीक है ना, ये ऑपरेशन सिंदूर चला दिया है, ठीक है जी, हिंदुस्तान को रोकना पड़ेगा। अच्छा मतलब जो मतलब जैसे इसका टाइम पीरियड होता है सितंबर के 3rd वीक के बाद, अगर उस दौरान ना हो कि अगर बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाता तो उस टाइम इसीलिए पे इसके उसके लिए ये हम्म, सिंपल, जहां पर भी इंटरनेशनल पीस के डिस्प्यूट होने का कोई भी ओकेजन क्रिएट हो जाता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल को अब काम करके दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की ड्यूटी है क्या, रिपोर्ट भेजना, किसको, जनरल असेंबली को। किस लिए रिपोर्ट भेज रहा है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना, क्यों भाई, बताओ जी, इसके खिलाफ एक्शन लेके आओ। ठीक हो गया, ये भी काम इनडायरेक्टली जनरल असेंबली ही कर रही है। ठीक हो गया, डन। बट एक तो रेगुलर सेशन हो गया है, रेगुलर सेशन के अलावा कुछ हो गया तो फिर ये इमरजेंसी या फिर स्पेशल सेशन में आ जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड ऑर्गन लिखो, हेडिंग बनाओ, जैसे आपने मेन ऑर्गन बनाया था पहले जनरल असेंबली। नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है जी, सिक्योरिटी काउंसिल के बेसिकली दो भाग कर लो। मैं SC लिख रहा हूं सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है। परमानेंट मेंबर्स, नॉन परमानेंट। ठीक हो गया, परमानेंट मेंबर में लिखो 5 ही। कौन कौन से हैं, USA, UK, रशिया, फ्रांस, चाइना। ठीक है जी, चलो नॉन परमानेंट में लिख लो 10 होते हैं, सिंपल। ये चीज होता है। इस कारण से हम नीचे नाम नहीं लिखे, टोटल 15 हो, जिसमें से 5 परमानेंट, 10 टेम्परेरी, या फिर टेम्परेरी मत बोलना, नॉन परमानेंट बोलो, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं जो हर बार नॉन परमानेंट मेंबर्स में मेंबर बनते होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। कुछ देश ऐसे हैं कि इस सेशन में थे, अगले सेशन में ना हो, जैसे कि इंडिया है, वो नॉन परमानेंट मेंबर्स का परमानेंट मेंबर है। ठीक है ना, बार बार फ्रांस की तरफ से, बार बार रशिया की तरफ से, और अब तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली यूके और USA से भी। ध्यान रखना, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, UK USA एक ही है। ठीक हो गया, ये ब्रिटिशर्स ही बेसिकली। ये लोग, ये मेंबर्स समय समय पर आवाज उठाते हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाइए। तो चाइना को क्या दिक्कत है? चाइना मना कर देता है। रिक्वायरमेंट क्या है
कि सभी की कंसेंट से ही बनेगा, ठीक है ना। चाइना हमेशा अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लेता है भैया, चाइना को दिक्कत है, ठीक है ना। हम पाकिस्तान हाफिज सईद, मुझे याद है हाफिज सईद के लिए गए थे कि इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कीजिए, चाइना ने अपनी वीटो पावर का यूज कर लिया, ठीक है जी, उसको डिक्लेयर ही नहीं होने दिया। पता नहीं अब क्या रिलेशन है भाई चाइना का और हाफिज सईद का, ठीक है ना। पूरी दुनिया कूटनीति से चलती है, ठीक है ना, चाइना कम्युनिटी से चलता है, कम्युनिटी पता होगा ना, कम्युनिस्ट, ठीक है ना। कम्युनिस्ट का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, क्या, कि जहां पर भी डेमोक्रेसी बस उसको डाउनग्रेड करना है, ठीक हो गया। अच्छा ये पता है चाइना कैसे बना है मेंबर परमानेंट? हाँ, ये इंडिया ने बनवाया है इसे। ये इंडिया को नहीं बनने दे रहा। जब देश आजाद हुआ, जब माननीय पंडित जी शासन करते थे देश के ऊपर, ठीक है जी, तो परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को ऑफर हुई थी। ध्यान रखना, वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना के ऊपर और चाइनीज लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करता, ये ध्यान रखना, इंडिया वाले नहीं करते। ठीक है। कर वो तो मैं तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, भरोसे के लायक है नहीं, जहां जाते हैं वहीं पे जासूसी करने का काम और चोरी चकारी करने का काम शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। हमारे गांव में तो एक वो साइड में पावर प्लांट है, चाइना की कंपनी को पहले दिया था, तब का पावर मेरे ख्याल 30-35 साल हो गए इसको पावर प्लांट को। ये झाड़ली वाला। हाँ, थर्मल पावर प्लांट, हम्म। ठीक है जी। अब क्या होगा शुरुआती ठेका किसका था? चाइनीज कंपनी का था। अब चाइनीज वहां पे लोग आ गए। अब ये क्या करते थे चाइनीज लोग, रात को ना ऐसे मतलब शाम के होते नहीं तो घूमने लग जाते पूरे प्रॉपर एरिया में, फोटो फाटो खींचना, ठीक है जी, और पता नहीं क्या क्या करते रहते थे, ठीक है जी। सही, किसी के घर में कुत्ता दिख गया, अगले दिन वो कुत्ता नहीं दिखता था, कोई चिड़िया दिखी चिड़िया नहीं दिखेगी, ठीक है जी, भैंस सब उसको सब सब कुछ खा लेते, ठीक है जी। ये तो चलो ठीक है भैया, उनकी फूड प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन आसपास के एरिया में घूमना शुरू कर दिया। झाड़ली और गुड़गांव में ज्यादा फर्क नहीं है। गुड़गांव के की तरफ से आप दिल्ली में घुसोगे तो बीच में कैंट आएगा, बहुत क्रूशियल एरिया में भी घूम रहे हैं ये लोग, मिंगल होके घूम रहे हैं, ठीक है जी। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये कम्युनिस्ट नेशंस की थ्योरी होती है, ये उनका प्रिंसिपल होता है, ये सारे मिलके और पूरा देश प्रोपेगेंडे के साथ काम करता है, पूरा देश मिलके प्रोपेगेंडा करता है। इसी कारण से किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री का जो प्रोपेगेंडा है वो एक साथ ही पूरा का पूरा ध्वस्त होता है, पूरा का पूरा देश अलोंग विद द पॉपुलेशन ऑफ इट, वो सारी की सारी एक्सपोज हो जाती है। तो फिर पंडित जी ने कहा नहीं 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 नहीं, हम अभी तैयार नहीं है, ये हमारे हमारे क्या, मेरे परम मित्र चाइना को दे दिया जाए। चाइना को परमानेंट मेंबर बना लिया गया, और चाइना क्या सिला दे रहा है ये सबको पता है। परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का काम नहीं चल रहा है, लेट से अगर नॉन परमानेंट मेंबर से अगर इंडिया रिजाइन दे दे तो काम नहीं चलेगा। क्यों? मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा था पिछले साल का, शायद क्लास में शायद आप भी होगे तब। अब क्या है कि पूरी दुनिया में ऑपरेशन चलता है इनका, ठीक है जी। मान लो अगर किसी किन्हीं दो देशों में लड़ाई होके रखी हुई है, ठीक है ना, और वो सुलटाना है, लड़ाई झगड़ा खत्म करना है, पर ऐसा भी हो सकता है भी लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए थोड़े से गोलियां बम दागनी पड़ जाए, ठीक है ना। तो ये पांचों के पांचों परमानेंट मेंबर जो हैं, पांचों, ये जाते होते हैं उस देश में, चले जाते हैं बॉर्डर पर, चले जाते हैं वहां पर अपनी सेना उतार देते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। अफ्रीकी देश में भेज दिया, ठीक है ना, पता नहीं युगांडा या सूडान था, अभी पिछले साल बहुत खराब माहौल चल रहा था वहां पे। चाइना के जो फौजी थे वो भाग गए, बॉर्डर छोड़ के भाग गए, पूरी दुनिया में फंसी है तो ही। फिर चाइना ने 2 मूवी निकाली जिसमें उनके फौजी जो बलिदान दे रहे दुनिया के लिए, जस्टिफाई कर दिया, ठीक हो गया। इंडिया का रिकॉर्ड ऐसा है कि उसका फौजी अगर कहीं बैठा है और उसको कोई भी ड्यूटी दे रखी है तो वो भागेगा नहीं भाई। विजय वीर गति वाला हिसाब किताब, वो नहीं छोड़ेगा जरा, वो खेत नहीं छोड़ेगा, ठीक हो गया। इसी कारण से समय समय पर डिमांड उठती है, ठीक है ना, कि इसको परमानेंट मेंबर बना दिए, पता है नहीं बनेगा, ठीक है ना। yes. वो कर चाइना हमेशा करता है। डन हो गया, चलो लिख लो जरा अपनी लैंग्वेज में, लिखो इसका ऑब्जेक्टिव लिखो, लिखो यह यूएनओ की आर्म्ड फोर्स है, जो जो कि यूएनओ के मेंबर्स की
मदद के लिए बनी है। यूएनओ के मेंबर्स की मदद के लिए, मेंबर देश, मेंबर का मतलब देश है, ध्यान रखना। ठीक हो गया। जब हमारे देश के फौजी जो होते हैं, ठीक है ना, जब वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट्स उठाते हैं तो है ना, ये तो बस बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो इनको शांति सेनाएं बोलते हैं, ठीक है ना। उस एरिया में शांति के लिए जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं जाते। ठीक हो गया। लेट्स से दो देश लड़ रहे हैं, एक देश ने क्या करा, दूसरे देश के, ये ऐसे थे दो देश, ठीक है ना, ऐसे था बॉर्डर और ये नदी जा रही थी। ये इस देश ने क्या करा, नदी ऐसे नीचे आ रही है, यहाँ पर जहर मिला दिया, ये पानी के अंदर जहर फैल गया, ठीक है जी, लोग मर रहे हैं। तो शांति सेनाएं क्या काम करेंगी, इस पानी को डिस्टिल्ड करेंगी, पीने योग्य बना देंगे। मशीन होती है आजकल तो। अब जैसे इजराइल है, इजराइल के पास तो मीठा पानी है ही नहीं पीने के लिए, ठीक है जी, वो सारा समुद्र का पानी डिस्टिल करता है, ठीक है जी। दिन का पता नहीं कितने हजारों लीटर जो पानी वो मीठा कर लेते हैं और वो उसी से यूज चला रहे हैं। अब तो इसराइल बेसिकली डेजर्ट में ही है, बिल्कुल सूखा एरिया है, बहुत ग्रीन ग्रीन एरियाज क्रिएट कर दी उन्होंने वहाँ पे। वहाँ पे मौसम मौसम जो है अकॉर्डिंग सिर्फ इसराइल का मौसम बदलने लग जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, बहुत सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है, और क्या शुरुआत से मेहनत कर रहे हैं। डन। तो ये काम कौन करेगा, ये शांति सेनाएं करें, वहां के लोगों को बचाएंगी। और अगर एक सेना हावी हो रही है और वो कुछ ज्यादा एट्रोसिटी कर रही है तो उसको अगर सबक सिखाना तो उसको सबक भी सिखाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो, अन्यथा नहीं। डन हो गया। चलो हेडिंग बना लो, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। पहला तो वही लिखोगे, नंबर 1, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। नंबर 2 लिखो, रेगुलेटेड आर्मामेंट। हाँ, नंबर 2 रेगुलेटेड आर्मामेंट, यानी ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना, दुनिया के देशों के पास कितने हथियार हो ये रेगुलेट करते हैं। याद है किसी को जब वो अग्नि अग्नि 5 का वो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, आईसीबीएम टेक्नोलॉजी वाले देशों में बहुत विरोध किया था, अमेरिका ने, यूके ने, चाइना ने, चाइना तो खैर ठीक है ना, रिवायती हरीफ हो चुका हमारे देश का। ठीक हो गया। तो विरोध किया किस लिए, कि भाई ये तो देखो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है, नहीं नहीं इसको रेगुलेट करो, डिसआर्मामेंट नहीं करना। अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल किसी को डिसआर्मामेंट करा ही नहीं सकती, निशस्त्रीकरण तो किसी भी देश का करा ही नहीं सकती। क्यों, हथियार सिर्फ दूसरे को मारने के काम नहीं आते, हथियार अपने आप को बचाने के काम भी आते हैं। ठीक होगा। तो डिसआर्मामेंट नहीं कर सकते, यस रेगुलेट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा देश कितने परमाणु बम रखेगा। हो सकता है पाकिस्तान जैसा परमाणु बम शक्ति संपन्न देश वो और परमाणु बम बना रहा हो अंदर ही अंदर, जो कि वो बना रहा है, तो रेगुलेट करेंगे उसको। पता है किसके किसके पास है पाकिस्तान के परमाणु बम, हाँ, अमेरिका की कस्टडी में, पाकिस्तान के ही है, लेकिन इनकी कस्टडी वो यूज नहीं हो सकते। इनके लीडर तो रोज ना वो धमकियां देते हैं, परमाणु बम सुट्टो, काफिरानु मार दो, ठीक है, ये कर भी देंगे, जाहिल नहीं। इनको ये नहीं पता कि ये नॉन टैक्टिकल वेपन्स है, ठीक है ना, ये सिर्फ जो बेसिकली ये सिर्फ थ्रेट के काम आते हैं, धमकियां देने के काम नहीं आते, ये सिर्फ दूसरे देश के लिए सिंपल थ्रेट होती है। मान लो कोई आदमी है और मार्केट में ऐसे घूम रहा है, हम ढूंढे हैं, ठीक है ना, हमारा काम लूट के खाने का ही है, ठीक है, हमने देखा भाई इसके हाथ तो इसके पास तो हथियार है, वो कोई धमकी दे रहा है हमको, लेकिन हम उसके पास नहीं जाएंगे, ये यस जनरल थ्रेट है, ठीक है ना। ये टैक्टिकल बंदूक है, देखो उसने चलाई नहीं है लेकिन उसने बंदूक टैक्टिकली यूज कर दी, ठीक हो गया। ये टैक्टिकल हथियार है, लेकिन पाकिस्तान और उसकी जाहिर जनता को ये समझ में नहीं आता, वो रोज हिंदू मार के और गजवाई करके सोते हैं पूरे। ठीक हो गया। चलो आगे आ जाओ। नंबर 3 लिखो,
settlement of disputes peacefully. Number 4, to deal with international threat to peace. थोड़े दिनों में अब देखें हम हमको यूएनओ और सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से देखने को क्या मिलेगा। जिस किसी भी देश में आतंकवादी हमले हुआ करेंगे यूएनओ के, तो वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल की फोर्सेस को जाना पड़ेगा, क्योंकि अब इंटरनेशनल डिस्प्यूट बन चुका है टेररिज्म। पहले तो हम जैसे कुछ गरीब देश होते थे, ठीक है ना, उनकी समस्याएं थी। अब हम गरीब नहीं रहे, हम पावरफुल लोगों के उसमें भी पहली लाइन के अंदर आ गए, ठीक है ना। ये तो सिर्फ 10 साल की मेहनत है। सपोज करो 10 साल और मेहनत करी देश के लोगों ने, कहाँ होंगे हम? हो सकता है हम चाइना को सरपास कर दें। अब इतना इन्फ्लुएंस आ रहा है, जब हम सेकंड बन जाएंगे तब क्या होगा? एक बात तो फिक्स है, अमेरिका के टारगेट पे आ जाएंगे। दूसरा, हम अपनी डिप्लोमेसी दुनिया में और बढ़िया तरीके से चला पाएंगे। जो काम हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, वो काम हम तब कर पाएंगे। ठीक हो गया? चलो लिखो नंबर 5। नंबर 5 लिखोगे ना? चलो लिखो, टू कॉल अपॉन यूएनओ टू टेक मेजर्स। जनरल असेंबली में भेज दिया कि भैया फैसला लीजिए, अगर हमको जाना है तो हमको बताइए। नंबर 6 लिखो, रेकमेंड दी जनरल असेंबली फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल सेक्रेटरी एंड जजेस ऑफ आईसीजे। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यही पॉइंट हमने जनरल असेंबली की तरफ से पावर ऑफ फंक्शन में लिखा है, ये सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से लिखा हमने, सेम पॉइंट। डन हो गया? चलो नंबर 7 लिखो, रिक्वेस्ट द आईसीजे to give advisory on legal questions. Last function power लिखो, recommend the General Assembly to administration of new members of UN. To administer new members of UNO. ठीक है जी। चलो थर्ड ऑर्गन लिखो, ये देखो ऐसे पूछ लेते हैं, इको, ECOSOC, इकोसोक। लिखो लिखो, फुल फॉर्म लिखो सर इसकी। ये बेसिकली इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। जनरल असेंबली का काम अपने को समझ में आ गया, सिक्योरिटी काउंसिल का अपने को काम समझ में आ गया, ये तीसरा मेन ऑर्गन है। बट ध्यान रखना, हम जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल ये सिर्फ ऑर्डर से कर रहे हैं, बाकी कोई ऑर्डर नहीं है। ऐसा मत समझना कि ये तीसरा सबसे पावरफुल ऑर्गन है इकोसोक, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है ना। 1 2 तो हमने ऑर्डर से किया है, बाकी ये हम ऑर्डर से नहीं कर रहे। चलो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, टू स्टडी एंड रिसर्च एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स with respect to
1 2 3 करके लिख लेना। इकोनॉमिक, नंबर 2 सोशल, सोशली या फिर सोशल, नंबर 3 कल्चरल, नंबर 4 एजुकेशनल, नंबर 5 हेल्थ। इसके विषय में रिपोर्ट्स तैयार करना, जनरल असेंबली को भेजना और वहां से रिकमेंडेशंस लेना। ठीक है जी, चलो ध्यान रखो। नेक्स्ट टाइम में लिखो, ये पॉइंट खत्म हो गया, नेक्स्ट पॉइंट बनाना जरा। लिखो, यह अंग है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। ह्यूमन राइट काउंसिल को अगर कुछ फैसले लेने होते हैं तो यहाँ से भी वो रिपोर्ट्स वगैरह उठा लेते हैं। हाल फिलहाल इसके 54 मेंबर्स हैं। और इसके अंदर जितने भी 1/3 मेंबर्स हैं वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी 1/3 मेंबर हर तीसरे साल जो निकल जाते हैं। नए आते रहते हैं, पुराने निकलते रहते हैं। ठीक होगा। नेक्स्ट साल ऑर्गन, चेंज होते हैं 1/3 हर तीसरे साल। जैसे अपना राज्यसभा था, हर दूसरे साल 1/3 निकल जाते हैं। निकल जाते हैं, लिखना चेंज होते हैं। एक ही बात है, सिंपल सिंपल एक ही बात है, कुछ भी लिख लो एक ही बात बनेगी। 1/3 मेंबर हर तीसरे साल नए आ जाते हैं, या फिर 1/3 मेंबर पुराने मेंबर जो उनको निकाल दिया जाता है। निकालना बोलना ठीक नहीं रहेगा, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है ना, डिस्पेल हो सकती, ये तो ऑफेंसिव वर्ड है। चलो चौथा ऑर्गन लिखो, ट्रस्टीशिप काउंसिल। TRUSTEESHIP, ट्रस्टीशिप काउंसिल। सिंपल 2 लाइनों में इसका वो लिख लो, इसका काम क्या है। टू हेल्प ट्रस्ट टेरिटरीज टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, या फिर सेल्फ डिपेंडेंट लिखना तो सेल्फ डिपेंडेंट लिखना। ठीक है ना, एक ट्रस्ट टाइप बना दिया जाता है। जो भी इस ट्रस्टशिप का मेंबर बनेगा, यानी जो भी ट्रस्ट टेरिटरी बन जाएगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, फिर उसकी फंडिंग वगैरह होगी, वहां पे जो है यूएनओ के बड़े सारे ऑफिसर चले जाएंगे, तो वहां पे वो दोबारा से ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करेंगे। कब तक ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है, जब तक वो देश खुद अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए। ठीक हो गया, सिंपल है। चलो नेक्स्ट लिखो ऑर्गन, नंबर 5 लिखोगे ना। 6 में 2 पॉइंट लिखवा। वो तो गए, नहीं लिखा, लिखो। टू हेल्प ट्रस्ट ट्रस्ट टेरिटरीज, बस यही है, बस यही है। अब कौन सा नंबर 5 लिख रहे हो, लिखो आईसीजे। ठीक है, लिखो यूएनओ की प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है ये। ठीक है जी, लिखो एस्टेब्लिश्ड इन 1945। इसका बेस कहाँ है, इसका बेस है हेग में। हेग बेसिकली एक जगह है नीदरलैंड्स में। कितना अच्छा नाम है ना, नीदरलैंड। ऐसी जमीन जो कहीं नहीं है। ठीक हो गया। देखो इसमें बेंचेस बने होते हैं। बेंचेस तो हम समझते हैं, पीठ, न्यायपीठ। ठीक हो गया। और 7 मेंबर, एक जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 7 मेंबर्स चैम्बर है, पीठ है ये। 7 न्यायाधीश पीठ है ये इन्वायरमेंटल इश्यूज डिस्कस करती है, या फिर उनके लिए फैसले आते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज डिसाइड करती है।
लेट्स से अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई भी मामला जाएगा और वो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, तो कितने जजेस की न्यायपीठ मिलेगी? 7 जजेस की न्यायपीठ मिलेगी। चलो जी, लिखो टोटल जजेस 15 हम लिख चुके हैं। बताओ कौन अपॉइंट कर रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को? हम लिख चुके हैं, जनरल असेंबली विद द कंसल्टेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। लिख लो ये पॉइंट, 15 है इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली प्लस सिक्योरिटी काउंसिल। ऐसे लिखो। 9 साल के लिए अपॉइंट होता है एक जज, और री इलेक्ट भी हो सकता है 9 साल के बाद, फिर 9 साल तक सर्व कर सकता है। नेक्स्ट, जनरली तो क्या होता है, जो मेन मेन मेंबर्स हो जाते हैं यूएनओ के, ठीक है ना। तो अब देखो इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में तो घुसा नहीं पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक मेंबर बना दिया ताकि थोड़ा सा शांत रहे, ठीक है ना। ध्यान रखो, लिखो जस्टिस दलवीर भंडारी, अपने एक ही हैं, हरियाणा के, 2012 में अपॉइंट हुए थे। अभी भी वही है, ठीक है जी। कुछ लीडिंग केस लिख लो, हेडिंग बनाओ, सम लीडिंग केसेस स्लैश जजमेंट्स। लिखो एक केस का नाम, कोलंबिया वर्सेस पेरू। एक मिनट लिख देता हूँ। अरे एक सेकंड, हाँ, लिखो कोलंबिया वर्सेस पेरू। दोनों ये जो साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, उसके हैं दोनों के दोनों देश। इसको या फिर नेक्स्ट पॉइंट में करके लिख लो, दी असाइलम केस के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, जजमेंट रिलेटिंग टू असाइलम लॉस। एक दूसरे देश में शरण को लेकर, बेसिकली एक दूसरे के अपराधियों को शरण देने की ऊपर बहस छिड़ी हुई, लड़ाई छिड़ी, ठीक है जी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला गया, उन्होंने असाइलम को लेकर जजमेंट दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नंबर 2 लिख लो, ये देखना नॉटन मोम है, बाकी स्पेलिंग देख लो इसकी, NOTTENBOHM, नॉटन होम है। नॉटन होम केस के नाम से जानते हैं। अगर किसी ने केस का टाइटल लिखना है तो लिखो, स्पेलिंग थोड़ी सी ऐसी इसकी, लिखो LIECH। ना ना, ये तो मैं सीधा करा दो, तो इसके अंदर ना देखो, ये देखो दिख रहा है, ये इसके अंदर है जी। कई बार पेन रोकते ना, ये स्ट्रेट कर देता उसको। लिखो लिच टेंस्टाइन वर्सेस ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला एक जगह का नाम है, JUATE, जौनी जी, GUATEMALA, ग्वाटेमाला एक जगह का नाम है, ये द्वीप समूह है, ठीक है ना। लिखो ये जजमेंट किस लिए है, लिखो जजमेंट ऑफ इफेक्टिव नेशनैलिटी। हाँ, बट लीडिंग की,
अच्छा हाँ, तुम्हारे वाले में नहीं आए, तुम्हारे वाले में नहीं आए। बस इन्हीं में से बात बन जाएगी। लिखो नेक्स्ट केस का नाम लिखो, यूके एंड नॉर्दर्न आइलैंड्स, नॉर्दर्न आयरलैंड वर्सेस आइसलैंड। मेरे बना मोटे नहीं बना रखे हैं। आइसलैंड तो ग्रीन है और ग्रीनलैंड आइस से बना हाँ हाँ, देखो किसके बारे में है ये, फिशरीज जुरिस्डिक्शन केस के नाम से जाना जाता है। ये तो अपने सामने ही होता है, शायद आप तो छोटे होगे, मैं बता देता हूँ। इस दुनिया में दो देश ऐसे हैं जो बस एक बार समुद्र में चले जाएं, वो समुद्र में से कुछ भी निकाल के खा लेते हैं। मछली जहरीली हो, घनी जहरीली हो, करंट वाली ईल हो, कुछ नहीं, सब खा लेते हैं। नंबर वन जापान, उसके बाद चाइना। चाइना जापान का तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल पैसिफिक ओशियन के ऊपर है वो तो, बहुत जगह है उसके पास। तो पैसिफिक ओशियन में कहीं भी अपना जहाज खड़ा करके वो जापानी बड़े बदनाम है वेल मछली खाने के, उसमें इल्जाम है इनके ऊपर, वो वेल खा जाते हैं। पकड़ते कैसे थे? पकड़ लेते हैं, और आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हुक्स हैं, वही समुद्र में मार देते हैं। और वेल मछली तो झुंड में मिलती है, पूरा का पूरा झुंड लो, पूरा का पूरा सीजन निकल जाएगा। ठीक हो गया। चाइना का देखो, वो कुछ भी खा लेते हैं, झींगा पिंगा टिंगा मिंगा, ठीक है ना, वो हो सकता है मछलियों के मिंगड़ भी खा लेते हो, कुछ भी खा लेते हो, ठीक है ना। जापान का तो फिर भी चलो, उनके पास तो फिशिंग का बहुत बड़ा एरिया है। कई जैसे ग्रीन जो एनजीओ वगैरह है ना, उनकी छोटी छोटी किश्तियां जो है ना, जापानी जो मछली मार जहाज होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो टनों मीट्रिक टनों मछलियां मार के एक साथ ले जाते हैं, उनके पीछे लगते रहते हैं, उनको फोटोज वगैरह खींचते हैं। ठीक है ना, उन्होंने उजागर किया था कि वेल मछली मारते हैं, ठीक है ना, डॉल्फिन मारते हैं। दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर समुद्री मगरमच्छ पाए जाते हैं। अपने एरिया के सारे मगरमच्छ मार मूर के साफ कर पुरा चुके हैं जापानीज। यही काम अब चाइनीज कर रहे हैं। चाइनीज डॉल्फिन खा रहे हैं, डॉल्फिन तो भाई साहब पाकिस्तानी भी खा रहा है, बट वो तो डॉल्फिन का बलात्कार भी कर रहा है, रेप भी कर रहा है। चलो ठीक है, ये तो भैया परमात्मा, ये तो अल्लाह की देन, चलो कोई बात डन। तो अब क्या है, प्रशांत महासागर में करोगे ठीक है, क्योंकि दूर दूर तक कोई देश नहीं है। लेकिन मछली मारते 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 आप दूसरे देश के जो नॉटिकल बॉर्डर्स है उनमें आ जाते हो, वहां इशू हो जाता है। ठीक है, सिंपल। और इंटरनेशनल उसमें ये थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा, मैं अगर आपको बताऊं, अगर ये खुल गया तो। ये देखो जी, यूके, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, आइसलैंड, ये मछली मारते मारते यूके अपने आप को बादशाह समझता है वहां का। ठीक है, खैर चोरों का अगर गांव है तो ये सरपंच से है मेरी। ठीक है जी चलो जी, ये मछली मारते मारते पहुंच जा रहे हैं, देखो। और ये देखो, ये डेनमार्क है, ठीक है, दिख रहा है ये डेनमार्क है। और आइसलैंड इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा द्वीप है, ठीक होगा, लेकिन पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे। ठीक है जी। और जो उत्तरी अक्षांश है उसके नजदीक है, देखो ये लाइन दिखाई देगी आपको, ये ध्रुवीय लाइन है। इस लाइन को कोई भी जमीन टच कर देगी तो उसको ध्रुवीय प्रदेश की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है ना, और ध्यान रखना इतना चौड़ा एरिया नहीं है, बहुत छोटा एरिया है। ठीक होगा, इस कारण से आइसलैंड बोलते हैं, बर्फ जमती रहती है इसमें, 7-8 महीने बर्फ ही जमी रहती है। ठीक है ना, ये देखो ये टिप है। और अगर मैं कहूँ
नॉर्वे का ये वाला पार्ट और ये ग्रीनलैंड की ये टिप, ये देखो यहाँ पे पृथ्वी खत्म हो रही है, यहाँ पे है, यहाँ तो बिल्कुल छोटे छोटे एरियाज हैं, यहाँ पे नीदरलैंड है, इधर ग्रीनलैंड है, ठीक है जी, इधर थोड़ा सा उधर जाओगे तो अमेरिका का कनाडा आ जाएगा, ठीक हो गया। ना नीदरलैंड ऊपर है, ये देखो कनाडा आ गया, ये है नीदरलैंड। अरे नीदरलैंड नीचे क्या, सॉरी मैं नॉर्वे को कर गया, हाँ हाँ, नॉर्वे और स्वीडन को मिला के नीदरलैंड बोल गया। कहाँ है नीदरलैंड वैसे, मेरे ख्याल ये होंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो चलो ठीक है, नीदरलैंड का तो वैसे भी जिक्र ही नहीं है, ठीक हो गया। तो ये जहाज पकड़ते पकड़ते देखो ये डेनमार्क का एरिया है 200 नॉटिकल माइल तक, तो इनके एरियाज आपस में घुस रहे हैं, तो फिर भाई कहाँ मछली पकड़ोगे, यूके कहाँ कहाँ मछली पकड़ सकता है, उसके ऊपर केस हो गया, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो, सिंपल लिखो, रिपेरेशन, REPARATIO, रिपेरेशन केस, ठीक है ना, कि UN एक लीगल पर्सन है क्या, ये रिपेरेशन केस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस केस के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा यस यह लीगल पर्सन है, और इन केसेस मुहूर्त अगर है तो इनसे कंपनसेशन लिया भी जा सकता है और ये कंपनसेशन क्लेम भी कर सकता है। मान लो किसी देश ने जो है अच्छे से पॉलिसी अच्छे से वॉर मेंटेन नहीं करी और यूएनओ के वो ऑफिशियल्स थे वो मर गए वहां, तो कंपनसेट करना पड़ेगा, वो देश कंपनसेट करेगा जिसकी गलती की वजह से मरे। मान लो अगर गलती यूएन और उनके ऑफिशियल उनके स्टाफ की तरफ से हो जाए तो उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। मांग रहा है ना ईरान पैसे, मांग रहा है, और ईरान के ऊपर भी यही इल्जाम है, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। डन हो गया, चलो। इसके अलावा अगर कोई फेमस केस लिखना है तो लिख लो, कुलभूषण जाधव, वो लिखो, बिल्कुल भूषण यादव का। जाधव, जाधव नहीं जाधव, जी, ये तो सबको पता है। चलो फिर मैं करवा देता हूँ, एक बार ये सारा निपटा लेते हैं, फिर ये पॉइंट छोड़ देना, यहाँ पे जगह छोड़ देना, ठीक है ना, बाकी सारे निपटा दूँ। मैंने पढ़ी तो थी, मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लगी। कोई बात नहीं, करवा दूँ, ठीक है। लिखो, कितने कितने लिख लिए ऑर्गन्स हमने, 5 लिख लिए, चलो छठा लिखो, UDHR कैप्स में लिखना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। पेरिस में है जी इसका ऑफिस, इसका बेस, और इसके बेस का नाम क्या है, प्लाइस दी शिलैक, ये देख लेना स्पेलिंग, ये फ्रेंच में ये स्पेलिंग इस PALAISD शेलॉट। एस्टेब्लिशमेंट लिख लो, 10 दिसंबर 1948। लिख लो, UN चार्टर के 30 आर्टिकल्स इसी के नाम है, 10 दिसंबर 1948। 30 UN चार्टर के 30 आर्टिकल्स इसी को ही समर्पित हैं, पेज के बीच में लिख लेना। और ये कौन कौन से हैं, जरा 4 तीर निकाल लेना इसके,
3 से 11 राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। राइट्स ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड। दूसरे तीर के नीचे लिखो आर्टिकल 12 से 17 राइट ऑफ इंडिविजुअल है। राइट ऑफ इंडिविजुअल दोनों, सिविल या फिर पॉलिटिकल। देख लेना एक बार डायग्राम कैसे बनता है। राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, सिविल, पॉलिटिकल। आर्टिकल 18 से लेकर 21 तक, ठीक है जी। ये स्पिरिचुअल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, पब्लिक राइट्स और फ्रीडम्स के, फ्रीडम्स को डिनोट करता है। आर्टिकल 22 से 27 यह है सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल राइट्स के विषय में। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट ऑर्गन लिखो, ऑर्गन नंबर 7, WTO। हो गया। हाँ लिखो लिखो और लिखो। ना ना ना, WTO तो स्पेसिफिक है, उसके अंदर लिखा हुआ WTO। आओ जरा आपका सिलेबस देखते हैं। नहीं मैं तो सिलेबस की बात कर रहा हूँ। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। कहाँ है, कहाँ गया, ये स्पेसिफिकली मेंशन है ये तो। अच्छा ना, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल स्पेसिफिक है, ऊपर शायद है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये देखो जी क्या क्या कर लिया हमने। इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, नेचर, बेसिस कर लिया। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कर लिया। रिकॉग्निशन कर लिया स्टेट्स और गवर्नमेंट का। नेशनैलिटी कर ली, इमिग्रेंट्स कर लिया, रिफ्यूजीज कर लिया, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन IDPs कर लिया हमने। एक्सट्राडिशन असाइलम कर लिया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे हैं। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ठीक है ना। और ये आ गया WTO। पहले WTO कर रहे हैं, फिर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट करेंगे। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट के साथ में आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर लास्ट यूनिट बच जाएगी आपकी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज। ये कल निपटा दूंगा मैं। ठीक हो गया। चलो आगे चलें। चलो बनाओ हेडिंग WTO। हाँ नेक्स्ट ऑर्डर लिखो। जब इसी में तो इसी को करो ना, थोड़ा सा और, थोड़ा सा पक्का हो जाएगा तुम्हारा। आके ना, कल को कहीं अटकोगे नहीं। हाँ ठीक है ना। दो दुनिया के कोई भी दो देशों के बीच में कैसे ट्रेड होगा, इसको भी तो देखना पड़ेगा, है ना। मान लो दो पाकिस्तान जैसे बिल्कुल ही, क्या कहूँ मतलब, कैसे देश, निकम्मे निठल्ले देश, ठीक है जी। अगर ये आपस में, अगर इंसान स्लेव्स बेचने लग जाए तो। देखो चाइना ने इन लोगों के लिए सड़क बनाई, चाइना ने इन लोगों के लिए एयरपोर्ट बनाया, बंदरगाह बनाई। सोचो पाकिस्तान ने चाइना के लिए क्या बनाया। चाइना के बच्चे बनाए पाकिस्तान, बच्चे होंगे। वो लिटरली यहाँ से घरों से लड़कियां खरीद के लेके जाते थे और वहां ले जाके बेचते थे, खा जाते थे, क्या करते थे कुछ पता नहीं। ये तो चाइना और पाकिस्तान की शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी दोस्ती है। ठीक हो गया।
सिंपल। चलो ऑब्जेक्टिव लिख लो इसका। हेल्प द प्रोड्यूसर्स इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, है ना। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो दो देश कुछ भी आपस में बेच सकते हैं। हेल्प द प्रोड्यूसर्स टू इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जैसे ऐसा इल्जाम लगाया जाता है पाकिस्तान के ऊपर कि नॉर्थ कोरिया का जो भी परमाणु टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान ने बेची हो। नॉर्थ कोरिया जैसे देश को परमाणु टेक्नोलॉजी बेच चुका है पाकिस्तान। ठीक है, केस भी चल रहा है और वो तो खत्म भी कर दिया इन्होंने अपना वो डॉक्टर एटम करके, अयूब अयूब खान करके नाम था उसका, बहुत फेमस भी रहा वो। ठीक है ना, रो रहा था वो कि देखो बाकी हिंदुस्तान के जो मुस्लिम थे वो परमाणु हथियार उन्होंने बनाए, देखो वो नेशनल हीरो है, मैंने इस देश को परमाणु हथियार दिया अपने देश के लिए, पाकिस्तान के लिए करा था वो देखो। और वो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा काफी पुराना केस हो गया, ये 7-8 साल हो चुके हैं इसको। ठीक है जी, वो डिसअपियर। इतना तो आया था कि उसके ऊपर केस वगैरह चला था और प्रूव हो गया था। ठीक है जी, फिर उसके बाद कहाँ है शायद पता नहीं, वो ऐसा भी हो सकता है कि अपनी मौत मर गया हो। ठीक हो गया, चलो। चलो जी, WTO जो है इसके 164 मेंबर्स हैं, देखो 164 मेंबर्स, और दुनिया का 98% ट्रेड डील करते हैं। 98, 98, 164, टोटल मेंबर्स आर 164, और दुनिया का 98% वर्ल्ड ट्रेड यही डील करते हैं। ठीक है ना, चलो देखो इसके, क्योंकि ध्यान रखो ये बिल्कुल स्पेसिफिक ऑर्गन है जो अपने को करना है। इसके अंदर ऑर्गन लिखिए, लिखिए पहली हेडिंग बनाओ, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टीरियल है, मिस्टीरियस मत लिख देना, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिख लो, यह है WTO की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, बस। यह है WTO की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में मिनिस्ट्रियल के लिए नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, हर 2 साल में मीटिंग होती है इसकी, WTO की। हेड ऑफिस लिखवाने की जरूरत है क्या इसकी? वर्ल्ड ट्रेड टावर्स होते थे जो ध्वस्त कर दिए गए। यस, 9/11। हाँ हाँ, वही 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 WTO, वर्ल्ड ट्रेड टावर्स थे वो बेसिकली। अब दूसरी बिल्डिंग बना दी गई है वर्ल्ड ट्रेड टावर के नाम पे, वो सिंगल है, वो ट्विन टावर्स नहीं है बेसिकली। हम्म, ठीक है जी। इसी के अंदर इसका नेक्स्ट ऑर्गन लिखो, लिखो जनरल काउंसिल, दी जनरल काउंसिल, हेडिंग बना लेना। ये क्या है, लिखो ट्रेड पॉलिसी रिव्यूअर बॉडी। जो भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी पॉलिसी बनेगी उसको रिव्यू करने का काम जनरल काउंसिल करती है। देखो, ट्रेड पॉलिसी रिव्यूइंग बॉडी, जो भी पॉलिसी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बनाएगी उसको रिव्यू करने का काम करेगी। ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर, इसका जनरल काउंसिल का हेडक्वार्टर जिनेवा, जिनेवा में है। हेडिंग बना लो, फंक्शंस ऑफ WTO। ठीक है जी, शॉर्ट शॉर्ट करके लिखे, लिख लो फटाफट।
एडमिनिस्ट्रिंग नंबर 1, एडमिनिस्ट्रिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनको एडमिनिस्टर करने का काम किसका है? WTO का। नंबर 2 लिखो, प्रोवाइडिंग फोरम FORUM फॉर ट्रेड नेगोशिएशन। नंबर 3, हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, व्यवसायिक झगड़े निपटाना। नंबर 4, मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज। नंबर 5, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। assistance in trading. ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। लास्ट लिखो, लास्ट फंक्शंस लिखो, कोऑपरेटिंग विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। Other international. ऑर्गेनाइजेशंस, मान लो एक देश के लिए पॉलिसी बनानी है उसके ट्रेड के लिए, लेकिन उस देश के अंदर लड़ाई हो रही है, तो WTO डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो सिक्योरिटी काउंसिल को बताएगा, सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली को बताएगी, जनरल असेंबली फिर उनसे रिपोर्ट मांगेगी, सिक्योरिटी काउंसिल WTO से रिपोर्ट मांगेगा, फिर वो इकोनॉमिकल और जितनी भी रिपोर्ट है वो फिर जनरल असेंबली में जाएंगी, वहां से फैसला आएगा। तो ये इंटरनल कोऑपरेशन बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशन ये भी करता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। बिल्कुल छोटा छोटा लिख लो, लिखो, टू सेट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। नंबर 2, to provide forum for negotiating and monitoring the trade liberalization, LIBERALISATION। हाँ लिबरलाइजेशन की लिखो, LIBERALISATION। वैश्वीकरण को लिबरलाइजेशन बोलते हैं धंधे की जबान। नंबर 3, रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स। नंबर 4, टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी in decision making process। फिफ्थ लिखो, टू कोऑपरेट विद अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। लास्ट लिखो ऑब्जेक्टिव, टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज benefit fully from the global trading system। Global trading system.
अब देखो बहुत सिंपल है ये चीज समझना, डब्ल्यूटीओ क्या काम कर रही है। इस पूरे पृथ्वीलोक पर जिस जिस देश में तेल निकला है, पेट्रोलियम, और वो देश अपना तेल मार्केट में बेच पा रहा है, तो कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। कैसे? वाया डब्ल्यू। पूरी दुनिया में कच्चा तेल बैरल के हिसाब से जो बिकता है, ठीक है ना, वो पेट्रो डॉलर्स में बिकता है, इसी कारण से उस डॉलर को पेट्रो डॉलर्स बोलते हैं। ठीक हो गया? सिंपल हो गया। यही डिसाइड करते हैं तेल की कीमतें कितनी होंगी। ठीक है जी। अब क्या था, बहुत सारे देशों के ऊपर प्रेशर बनाना था, ऊपर से अपना जो भी एप्स्टीन फाइल वगैरह जो भी लीकेज वगैरह चल रही है, ठीक है जी, उसमें से ध्यान हटाना था। तो ट्रंप ने क्या करा, उन देशों को टारगेट किया दो बार। एक तो वेनेजुएला के उसको प्राइम मिनिस्टर को हटाया, ठीक है जी, वहां से तेल और नेचुरल गैस दोनों निकल रही है, और ईरान को छेड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में क्योस मच गया, पूरी दुनिया ने वापस फिर प्रेशर डाला। यूएन ने तो हट गया, देखो जी हम नहीं कर रहे। अमेरिका फंस गया, अमेरिका बोला चलो ठीक है हम हट जाते हैं। ठीक हो गया? डन। देखो ये वाले काम होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। लिखो नंबर 1, MFN। MFN, ठीक है जी। लिखो जरा, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मान लो कोई देश उठाना है, ठीक है ना, अब उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे देंगे। एक समय पर अमेरिका ने चाइना को दर्जा दिया था, हर इंडस्ट्री चाइना भेज दी, चाइना ऊपर आ गया। चाइना फिर आंखें दिखाने लगे वापस अमेरिका को, हाँ सब कॉपी कर लिया, ठीक है ना। अमेरिका को ना घर का ना घाट का कहीं का नहीं छोड़ा। यस, ठीक हो गया ना। अब क्या है, शिफ्ट हो रहा है, अब इंडिया में लग रही है, लेकिन इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं देंगे। सीनेटर अपने वहां अमेरिका में बोल चुका है कि जो गलती हमने चाइना में करी वो हम गलती अमेरिका में नहीं करेंगे, हम किसी को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं देंगे। नंबर 2 लिखो, नेशनल ट्रीटमेंट देना। नंबर 3, मोर ओपन एंड प्रिडिक्टेबल ट्रेड क्रिएट करना। हाँ जी, क्योंकि कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो, शेयर मार्केट देखिए इसमें कुछ बिकता थोड़ी ना है, ठीक है ना, बस प्रिडिक्शंस होती हैं। जिनको प्रिडिक्शन करनी आ जाए, या जिनके ऊपर भाई भगवान का, ठीक है ना, माँ लक्ष्मी का हाथ है, तो सिर्फ प्रिडिक्शन से ही बहुत अच्छा ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है ना। क्या लगता है, सिर्फ ये जो जैसे सेंसेक्स होता है ना, निफ्टी, और ये क्या है बॉम्बे बीएससी, क्या लगता है ये सिर्फ एक ही देश में है? सबकी अलग अलग मार्केट है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो सिर्फ देश, एक देश की शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया, वो बढ़ा दिया और पैसा निकाल लिया। कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं जो पूरी दुनिया की शेयर मार्केट पर नजर रखते हैं, वो कहीं पर भी पैसा डालकर कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि वो इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं। जैसे कि हमारे देश में तो बहुत हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले अडानी अडानी और वो कौन सी फाइल्स थी वो निकाल दी थी, हिंडनबर्ग फाइल्स निकाल दी थी, ठीक है ना। हिंडनबर्ग अपना ऑफिस बंद करके भाग गया, ठीक है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो इसमें पैसा क्या है, शेयर मार्केट में पैसा यही है कि शेयर है, शेयर उस समय पे खरीदो जब उसके रेट सबसे ज्यादा कम हो। मान लो शेयर के रेट कम ही नहीं आ रहे, और आपको ये पता है ये आने वाले समय में ये अंबानी जो है ना, ये अंबानी है, अडानी, अडानी बेसिकली, अडानी जो है बहुत, इसके शेयर तो आसमान को छुएंगे। तो क्या करें, कुछ ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि इसके शेयर नीचे चले जाएं और हम इसके फटाफट शेयर खरीद लें कम पैसों पे। ठीक है ना, कल को इन्वेस्टिगेशन होगी, अडानी भाग के कोर्ट में जाएगा, जाएगा ही जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। फिर वो कंपनी, शेल कंपनी होती है, उसको भगा देंगे। अडानी के साथ तो इंटरनेशनल लेवल पे 2 से 3 बार हो चुका है,
और उसके अंदर ये जो प्रोपोगेंडा है, जैसे जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का प्रोपोगेंडा, जॉर्ज सोरोस की कमाई का धंधा ही यही बेसिकली, उसका सोर्स ही यही है। वो इंटरनेशनल लेवल पर शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, बहुत ह्यूज, मतलब हम शायद इमेजिन भी ना कर पाए इतनी जीरो डॉलर्स में इतना वो कमा लेता है एक सिंगल चांस में। हाँ, बफेट भी ऐसे, ठीक है ना। इंडिया में तो ये छोटी छोटी मछलियां हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो वेल्स है। हाँ, ठीक है ना, हाँ हाँ, यही है, ठीक है ना, बहुत इजी होता है। कुछ अफवाह फैला दो, रेट डाउन हो जाएंगे, सारे शेयर खरीद लो, फिर कल को फिर वो अफवाह जब ठीक होएगी, जिन जिन लोगों को नुकसान होगा हो जाएगा अपनी बला से। शेयर मार्केट में पैसा डालने वाले सुसाइड भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो इस तरीके का केओस क्रिएट करके और पैसा कमा के निकल जाते हैं। ठीक हो गया, सिंपल। प्रिडिक्टेबल ट्रेड होना चाहिए, वैसे अच्छा ही है, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। मान लो कोई एक आदमी ऐसा है जो शर्त अच्छी लगाता है, बाकी कुछ नहीं करता, तुक्के बहुत बढ़िया मार लिए, ठीक है ना। आईएएस सारा आईएएस पीटी तो तुक्के नहीं निकल जाए, मेंस में तो तुक्के ना लागते, तो इंटरव्यू कोई बैठा नहीं, लेकिन तुक्के कहीं भी मरवा लो, शेयर मार्केट बैठ के तुक्के मार लेता है, बढ़िया कमा रहा है, ठीक है ना। ये भी कई लोगों को व्यवसाय है आज की डेट में, सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है ऑफकोर्स और प्रिडिक्टेबिलिटी है। ठीक हो गया। जितना प्रिडिक्टेबल होगा उतनी ज्यादा क्रेडेंशियल, उतना ज्यादा क्रेडिबिलिटी आएगी उस देश के जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें, ठीक है ना। अब सबको ये पता है कि इंडिया में कोई भी कंपनी है, इंडिया में जाओ अभी बिल्कुल बहुत बड़ी अकाल में है। अब क्या है कि ये इकोनॉमी बूम नहीं कर रही तो पड़ेंगे ही शेयर मार्केट में, जिसके पास पैसे है वो शेयर मार्केट में लगा रहा है, बट अगेन, ठीक हो गया। देखो, देश ने खोल दिया है, जब से म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल ये ये बेसिकली क्या है, ये शेयर मार्केट में तो पैसा लगा रहे हैं, देश ने खोल दिया है, पूरा देश पैसे लगा रहा है, सेंसेक्स ऊपर बढ़ रहा है, सेंसेक्स ऊपर बढ़ने से बाहर से बहुत बिजनेस आ रहा है, बिजनेस आने से यहाँ इकोनॉमी डेवलप कर रही है, इकोनॉमी डेवलप करने से और पैसा मार्केट में आ रहा है, और पैसा शेयर मार्केट को जा रहा है, तो ये साइकिल ये सब चलता रहेगा। ठीक हो गया, चलो, कौन सा लिखा है, नंबर 3 लिखा है क्या, नंबर 4 लिखो, ट्रांसपेरेंसी, प्रिडिक्टेबल हो परंतु ट्रांसपेरेंट भी हो। लास्ट लिखो जरा प्रिंसिपल, स्पेशल ट्रीटमेंट टू डेवलपिंग मेंबर्स। चलो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जरा फटाफट, लिखो WTO एग्रीमेंट्स। देखो ये क्या होते हैं, लिख सिंपल लिखो, रूल बुक होती है ये, एज ए रिजल्ट ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन मेंबर्स। ठीक हो गया, चलो जी। चलो जी, कब आए थे ये, इनको लिखो जरा, उरुग्वे, एक सेकंड, भैया, लिखो उरुग्वे, URUGUAY, उरुग्वे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लिख लो या फिर नेगोशिएशन लिख लो, कब की, 1986 से 94, 1986 से 94, ठीक है जी, सही हो गया। 95 में क्या हुआ, देखो पहले इस नाम से भी जाना जाता था इसको, एग्रीमेंट को। 95 में क्या होता है, 1995 में, ठीक है ना, गैट आ जाता है, GATT,
गेट की फुल फॉर्म लिख लो, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक हो गया जी। चलो जी, 1995 से ये जो गेट है ना, ये अम्ब्रेला एग्रीमेंट बन चुका है। गेट बेसिकली जो बनाया गया है वो स्पेसिफिक प्रोड्यूसेस के लिए, स्पेसिफिक आइटम्स के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल। चलो जी, आगे आ जाओ। अच्छा, फिर इंटेलेक्चुअल, देखो अब सीधी सिंपल सी बात है, अब कुछ स्पेसिफिक चीजें आएंगी तो इंटेलेक्चुअल भी आएगा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है ना, कि आप जो है फसल उगा सकते हो, उसमें आपको जमीन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, हाइड्रो एग्रीकल्चर, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, शायद हमने उसमें अपनी जी की क्लास हुई थी एडी की, उसमें किया था। ठीक है ना। आजकल तो ये बात होगी, आजकल तो आपने देखा भी होगा कि ऐसे टावर सा लगाते हैं, उसमें मिनरल वाटर होता है, ठीक है जी, उसमें सब्जियां उगा रहे हैं, छतों के ऊपर बाग बनाए हुए हैं लोग, छतों से सब्जियां निकाल के और बेच रहे हैं मार्केट में। ठीक है? हाइड्रोफोनिक, पता नहीं ऐसे क्या, पता नहीं क्या कहते हैं, हाइड्रो हाइड्रो कुछ बोलते हैं, तो सब कुछ उग रहा है, खीरे भी उग रहे हैं, टमाटर भी उग रहे हैं, गोभी है, गोभी, पालक, धनिया, सब कुछ, शिमला मिर्च, वैसी मिर्चें, मशरूम, सब कुछ उगा रहे हैं लोग। ठीक है, तो इसका पेटेंट कहाँ जाएगा? वो भी इसी के अंदर ही आ रहा है। देखो, TRIPS, TRIPS, यस, ट्रिप्स। लिखो ट्रेड, फुल फॉर्म लिखो इसकी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है जी। अब ये बेसिकली कॉपी राइट्स, लिखो सिंपल, कॉपी राइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए। ठीक है जी। और उसके यूज के विषय में, विषय को डील करता है ये। ऐसा यूरिया इन्वेंट कर दिया, ऐसी खाद इन्वेंट कर दी है लोगों ने, साइंटिस्ट ने, किसी देश के ने, ठीक है ना, कि आप किसी सूखी जमीन में डालो, वो उस जमीन का रंग जो है वो काला कर देगा। काली मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, लेट से ऐसे क्यों खाद बना दी है हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने, पेटेंट करवा लिया है। लेकिन अब WTO क्या है, WTO उन देशों की मदद करेगा किसके थ्रू? अपना इकोनॉमिक सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, और जो अदरवाइज जनरल असेंबली, उसके द्वारा यहाँ से टेक्नोलॉजी मांगेंगे फिर। ठीक है ना। अच्छा, वैसे अगर आपसे पूछूं, जैसे ये पेटेंट होता है ना, पेटेंट करा लेते हैं, पेटेंट के रूल, जैसे कोई दवाई पेटेंट करवा ली किसी देश ने, किसी साइंटिस्ट ने, लेकिन लेकिन वो दवाई तो मार्केट में अवेलेबल है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो दवाई किसी बड़े दूर देश का कोई गरीब ग्रुप सा कोई गांव है, उसमें गरीब सा आदमी, उसको भी मिल रही है। तो क्या समझे, पेटेंट का मतलब ये होता है कि दुनिया में कहीं भी दवाई बिके, जिसके नाम पे पेटेंट, उसको पैसे मिलेंगे। शुरुआत के 5 साल ऐसा होता है कि उसको, हाँ, वैसे कमीशन घट जाता है उसका। हाँ, 15 साल और,
5 साल प्लस 15 साल हो। यस, ठीक हो गया ना, इस हिसाब से होता है। तो इधर भी ऐसी, मान लो को बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है तो ठीक है। यस, और देखो जितना जितने ज्यादा लोगों तक जाएगी, जितनी बिक्री बढ़ेगी, उतना अमीर हो जाएगा बेसिकली। मान लो कोई लैब, ये जैसे कि लैब है, तो लैब लैब में तो उनके लिए तो फायदा है। पहले तो उनके पास सिर्फ $10 करोड़ का बजट था, आज उनके पास $10,000 करोड़ का बजट है। अब तो पता नहीं क्या क्या डेवलप करके पेटेंट करा लेंगे। ठीक होगा, यही डील कर रहे हैं। ये एग्रीकल्चर के लिए तो क्या बस ठीक है, कर चुके हैं जान बूझ के। चलो फटाफट एक हेडिंग बनाओ, WTO डील्स विद, काम कैसे करती है बेसिकली, डील्स विद, दो बिंदी डैश लगा लो, नंबर 1 लिख लो, मार्केट एक्सेस। नंबर 2 डोमेस्टिक सब्सिडी, डील्स विद नंबर 1 मार्केट एक्सेस। नंबर 2 डोमेस्टिक सब्सिडी, SUBSIDY। ठीक हो गया। और थर्ड एक्सपोर्ट सब्सिडी। सब्सिडी समझते हैं हम, सहायता होता है सब्सिडी। सब्सिडी का जनरल मीनिंग होता है सहायता, मौद्रिक सहायता। ठीक है ना, जैसे कि मान लो आजकल सब्सिडी आ रही है किस पे, गैस की भी होती है। हाँ जैसे गैस की सब्सिडी है। जैसे कि थोड़ा सा डेवलप स्टेज के ऊपर पढ़ोगे ना तो जल्दी इजी समझ में आएगा। हाँ, मैं बता देता हूँ कैसे होता है, मैं बता देता हूँ। आजकल सब्सिडी जो है, सबसे बढ़िया सब्सिडी जैसे किस पे बांट रहे हैं, सोलर पैनल्स पे बांट रहे हैं। क्यों बांट रही है, क्यों इंडियन गवर्नमेंट क्यों बांट रही है, क्योंकि ग्रीन या फिर अल्टरनेटिव ग्रीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करना है आगे टाइम पे। सही, क्यों है, क्योंकि कन्वेंशन पास हुआ यूएन के अंदर, जनरल असेंबली में, उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया में जो सरकारें हैं, जो भी मेंबर हैं यूएन की, वो काम करेंगे ग्रीन ग्रीन एनर्जी को सस्टेनेबल और मोर फिजिबल और ईज क्रिएट करने में उसको। ठीक है ना, यस हो गया। वहां से भी हर देश को फंड जाएगा। ठीक है ना, इंडिया भी फंड करता है यूएन को, बढ़िया फंड करता है यूएन को, लेकिन अमेरिका के बराबर। जैसे शुरुआती क्लास के अंदर जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि पूरी दुनिया का फंड एक तरफ, जो फंड किसको, जो मदद यूएनओ को दे रहा है वो अमेरिका, और पूरी दुनिया के बाकी देशों का एक बराबर है। इसी कारण से अमेरिका मैनिपुलेट कर पाता है। ठीक है, अब क्या है, सरकार को बेसिकली यह बहुत तेज गति से प्रोलिफाई करना है, इसका प्रचार प्रसार करना है। सरकार तो ये सोच रही है कि हर घर की छत के ऊपर लग जाए। तो क्या करना पड़ेगा, लोगों को सिर्फ एजुकेट करने के साथ साथ में सब्सिडी भी देनी पड़ेगी। ये देखो भैया, अगर आप अभी लगवाओगे तो हम 45 सब्सिडी जो है माफ कर देंगे आपको। लेट से अगर 1 लाख रुपए में लग रहा है, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए देने। हाँ, सब्सिडी तो बेसिकली अब अकाउंट में आती है, पहले सब्सिडी हाथों में आती है, आजकल तो अकाउंट अकाउंट होते हैं। ऐसे ही बकरी पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि बकरी का दूध काफी मेडिसिन उसके एडवांटेजेस होते हैं। बकरी का दूध मार्केट में कम है, मार्केट में ही कम है, तो लेबोरेटरीज के पास तो वैसे ही कम जाएगा। हम्म, हाँ हाँ, और कई बार क्या है कि जो देश के अंदर पॉलिसियां बन रही हैं, उनके पीछे बाइंडिंग या फिर जो फोर्स होती है ना, बेसिक फोर्स, वो यूएन की भी हो सकती है। ना, सपोज करो अब जैसे रेट बढ़ गए, या फिर छोड़ दो रेट भी नहीं बढ़े, सब्सिडी ना डाले गवर्नमेंट, कुछ तो परसेंट जनसंख्या देश की ऐसी होगी, कुछ परसेंट जो शिफ्ट हो जाएगी नेचुरल फ्यूल के ऊपर, कैरोसिन पे और गोसे पे, लकड़ी पे। ठीक है ना, और भैया मान लो कई तो ऐसे भी होंगे जो नीचे टायर जलाकर ऊपर रोटी पका ले। ठीक हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो ये सस्टेनेबल नहीं है, तो उधर से ऐसे भी हो सकता है कि यूएनओ से भी चले, और देश को तो खुद भी अपना देखना है। आज सुबह न्यूज पढ़ रहा था, वो भलसवा का जो लैंडफिल है वो बिठा दिया नीचे,
ये हो सकता है कि अब ये 2-3 महीने के बाद ये वहाँ पे फंक्शन फंक्शन करवा दे। एक तो लैंडफिल समझते नहीं ना, कूड़ा डालते, एक तो वो सपाट करके उसके ऊपर तो पिच बना दी, वो पूरा ग्राउंड बना दिया उसका क्रिकेट का, ये दिल्ली में है ना, 3-4 लैंडफिल्स बनाए हुए हैं। एक तो इधर ही अपना करनाल बाईपास की तरफ जाते हैं, सोनभद्र बाईपास की तरफ जाते, वहीं दिखता है वो पहाड़ सा, उसको भी बराबर करने पे आ गए। ठीक हो गया, चलो। ये काम कैसे कर पाते हैं बेसिकली, इनके बीच का लिखूंगा क्या आपको, मार्केट एक्सेस और ये डोमेस्टिक सब्सिडी एक्सेट्रा। नेट में तो हो सकता है एक आधा पूछ ले। चलो बनाओ हेडिंग, मार्केट एक्सेस, पेज के बीच में लिखो मार्केट एक्सेस। और 2 तीर निकाल लो, डेवलपिंग कंट्रीज, दूसरा डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक हो गया, सिंपल लिखो डेवलपिंग कंट्रीज के नीचे, यूजुअली हैव हाई टैरिफ बैरियर्स। अगर आप डेवलपिंग कंट्री में, कोई डेवलपिंग कंट्री के अंदर अपना माल मार्केट में डाले, तो जो डेवलपिंग कंट्री है उसके टैरिफ बहुत ज्यादा होते हैं। किस लिए होते हैं कि हम बाहर से वो ना सामान खींच के, हमारे पास क्षमता है हम यहीं पे डोमेस्टिक लेवल पे शुरू कर दें। जैसे बाहर से गाड़ियां मंगवाते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगती है, ये टैरिफ है। ठीक है ना, मैंने बताया था आपको बड़ा फेमस केस था सचिन तेंदुलकर का, ब्रायन लारा ने गिफ्ट कर दी बहुत बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले, ये फरारी गिफ्ट कर दी। ब्रायन लारा ने सचिन तेंदुलकर को फरारी गिफ्ट कर दी। ठीक है जी। अब सीन क्या है, सचिन तेंदुलकर को बेसिकली वो ना किसी न्यूज उसमें बैठे हो तो वो बता रहे थे कि बोला कि मुसीबत क्या है कि जितने की उसकी वैल्यू है, उस समय पता नहीं कितने करोड़ की आती थी वो, ठीक है ना, और बोले कि जितनी वैल्यू थी ना उतना ही एक्साइज ड्यूटी लगती थी। तो मेरे लिए तो गिफ्ट था नहीं था, बराबर था, क्योंकि गिफ्ट भी यहीं पे लैंड होना है मुंबई में, है ना, डॉकयार्ड में, वहां से रिलीज करानी तो एक्साइज ड्यूटी टैरिफ भरना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास कैपेसिटी है, हम अपनी बनाएंगे ना। हाँ, वाइस वर्सा, ऐसे डेवलप कंट्रीज के नीचे लिखो जनरली रिड्यूस्ड टैरिफ बैरियर्स। आप डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अपना माल उतारो, वो कम दाम पे एक्सेप्ट कर देती है। टैरिफ बैरियर्स, ठीक है जी। चलो सिंपल, नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाओ, डोमेस्टिक सब्सिडीज, ऐसी पेज के बीच में खींच लो, डोमेस्टिक सब्सिडी, 3 तीर निकाल लो इसके, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। देखो डोमेस्टिक सब्सिडियां किस प्रकार से दी जाती है, ग्रीन बॉक्स में आती हैं सब्सिडीज कौन सी, लिखो, रिलेटेड टू, सब्सिडीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एम्बर कलर के बॉक्स में, ठीक है ना, कौन सी सब्सिडीज आती हैं, लिखो, लिखो, इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट प्राइसेस। उन आइटम्स के ऊपर सब्सिडी की बात होती है इसके अंदर जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, किन पे, कौन सी मार्केट है, और ये
ये मार्केट है फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड। ब्लू बॉक्स के अंदर भी सब्सिडी दी जाएगी। देखो सब्सिडी गिवन ब्लू बॉक्स के अंदर, सब्सिडी गिवन टू फार्मर्स टू लिमिट देयर प्रोड्यूस। लिमिट दे प्रोड्यूस फॉर रीजन लाइक वातावरण। मान लो कोई ऐसी फसल है जो हवा में नाइट्रोजन ज्यादा फेंक दे, या हवा की नाइट्रोजन ज्यादा खींच ले, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ज्यादा छोड़ दे, या ऑक्सीजन ज्यादा खींच ले, वातावरण वहां का क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन क्या है, अब किसानों से कैसे छुड़वाएं भाई, किसानों को कैसे बोले कि भाई तुम कम दो ये फसल, उनको सब्सिडी दे दो। हाँ भाई, नुकसान नहीं होने देंगे। मान लो कोई ऐसा एरिया ऐसा है कि वही ले देंगे, वही फसल है, ठीक है ना, डन। ध्यान रखना, जो खेती होती है बहुत फर्क पड़ता है उसका वातावरण में, ठीक है ना। और पौधे जो होते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं, मान लो किसी की जमीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाए, उस किसान के पास दो ऑप्शन है, या तो केमिकल वाला नाइट्रोजन गिरवाए, नहीं तो दाल होती है, दाल का पौधा लगा दे। वो दाल जो है हवा से नाइट्रोजन खींच के और जमीन में डाल दे। आपने 2 सीजन बढ़िया दाल के पौधे लगा दिए अपनी सारी जमीन में, नाइट्रोजन रिच हो जाएगी दाल बेसिकली। हाँ सभी में होता है, लेकिन अरहर का बेसिकली उसमें सबसे ज्यादा मिलता है जैसे, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से है, ये ध्यान रखना है, ये कलर बॉक्सेस के हिसाब से है। अगर ऐसे पूछ ले ग्रीन बॉक्स में क्या है, ग्रीन तो देखो फसल के लिए है। एम्बर कौन सा होता है, एम्बर कलर कौन सा होता है, मस्टर्ड येलो, देख रहे हो, मस्टर्ड येलो, ये देख लो, इसको और थोड़ा सा गाढ़ा कर लो, ये जो है ना अपना ये लेफ्ट स्टैंड येलो जो है, ठीक है ना, थोड़ा सा और गाढ़ा कर लो, ये एम्बर येलो। में या थोड़ा डार्क इसको येलो डार्क कर लो, इसको और येलो डार्क येलो कर लो। तो फिर ये ऐसे शेड डार्क येलो। Right? ये तो कलर ही और हो गया ना, खाकी हो गया। तो देख लेना, ठीक हो गया। ब्लू कलर तो तुमको पता ही है। चलो चलो देख लेना, फटाफट कर लो इसको। हाँ ये हो गया, ये होगा ना, इससे गाढ़ा कर लोगे हो जाएगा। देख लिया तुमने भी, हाँ ये कलर से याद हो जाएगा तुमको, याद कर लो। सरसों कलर, सरसों खाई जाती है, ये फूड प्रोडक्ट्स की। और ध्यान रखना, उनके ऊपर सब्सिडी दी जाती है जो फूड मार्केट पे असर डालता है। सरसों डालता है फूड मार्केट पे असर, बहुत असर डालता है भाई। अगर हिंदुस्तान से सरसों हटा लें, खाली हो जाएगा अगले 10-20 साल में देश। जब से वेजिटेबल ऑयल आया है, जब से वनस्पति ऑयल आया है, और ये पता नहीं क्या कौन कौन से ऑयल आ गए, ऑलिव ऑयल आ गए, ये हार्ट की डिजीज बढ़ा दी है, शुगर बढ़ा दी है हिंदुस्तान के लोगों में। सुनते हैं जो कितने शहीद हो गए, कितने देशभक्त थे, ठीक है, किसी को सुनते हैं उसको शुगर थी, वो हार्ट अटैक तो मर गया, लड़के मरे हैं सामने मार के, और हमारा हाल देखो क्या है। ठीक हो गया, चलो नंबर 3 करो, एक्सपोर्ट सब्सिडी। तीन करे थे ना हमने, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सब्सिडी, और तीसरा एक्सपोर्ट सब्सिडी। थर्ड पॉइंट बनाओ। देखो कोई चीज के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो क्या करेंगे, सरकार सब्सिडी देगी। सरकार ने बोल दिया क्या, क्या था वो, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल होने से क्या होगा, वोकल फॉर लोकल होने से जो अपने बिल्कुल देसी कुटीर उद्योग हैं उनको प्रमोशन मिलेगा, और जब वो मास लेवल प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे फिर उनको सब्सिडी दे देंगे। देखो जूट, क्या होता है जूट, हाँ बोरी का धागा, जूट, ठीक है जी, प्योर देसी सौदा है वो। लेकिन उसको आजकल तो कपड़े बनाते हैं, उसको रिफाइन करके जीन्स में डलता है वो। जूते हैं मेरे पास। हाँ हाँ जूते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है, ऐसा है, ठीक है ना। बहुत स्कोप है। मान लो किसी के पास धरती है और उसमें जूट बहुत अच्छा होता है, वो
लाखों करोड़पति हो सकता है, बट मेहनत बहुत मांगता है जूट, ठीक है ना। ऐसे लंबे लंबे पौधे होते हैं उसके बांस के जैसे, वो पर्टिकुलर ऊंचाई पे होने के बाद वो काटने पड़ते हैं, फिर वो पानी में रखने पड़ते हैं, पानी में डाल के रखने पड़ते हैं, वो पता नहीं कितने हफ्ते, फिर बाहर निकलते हैं, फिर उसके ऊपर से उसकी लुक भी उतार देते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको कूटते हैं, कूटने के बाद मशीन में डालते हैं, फिर वो रस्सी बना देते हैं। ठीक हो गया, सही। आजकल सब्सिडी मिल रही है, केले के रेशम के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, कमल के रेशम, यस, कमल के रेशम के ऊपर सब्सिडी मिल रही है। साइंटिस्ट ने एक नया सिल्क बनाया है, ठीक है ना, डीएनए मिला दिया बकरी का और वो जो सिल्क वोम होता है उसका, ठीक है जी। बकरी जो दूध देती है जिसके अंदर डीएनए मिक्स है, उसके दूध से वो रेशा निकालते हैं, ठीक है ना। सर बकरी के दूध वैसे कम ही हो, क्योंकि तो ऑलरेडी बहुत महंगा बिकता है, अब डिमांड हो तो ज्यादा रेट आएगी। पी नहीं सकते बकरी का दूध, मेरा भाई पिया है? हाँ ओह बहुत अजीब टेस्ट होता है। भाई साहब, मेरा भाई मैं जैसे पता नहीं, वो हुआ, स्मेल बहुत अजीब उसका। पैदा हुआ, जब डॉक्टर ने बोला था उसको 4-5 महीने बकरी का ही खिला, हाँ तो मुंह, जब वो टेस्ट कर देगा बहुत हैवी सा होता है, मतलब हाँ बहुत, बस मतलब ठीक ही है। वो मेरे को याद है, मेरा मुंह आ गया था जब पिया था मैंने, वो छोटा ही था मैं। ओह हो, हैं? नहीं, उसके मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है उसके। एक गाय एक भैंस जो है उसको तो क्या वो चारा है जो हम खेतों में उगाते हैं, एक बकरी तो वनस्पतियों में जाके नेचुरली चर रही है। क्या पता आज उसने कौन सा वो सबसे ज्यादा पत्ता कौन सी वनस्पति का खाती है, जिसका हमको यूज नहीं पता, जिसका वो दूध बनाती है उसके अंदर उसके मिनरल्स आ गए हैं और वो बहुत फायदा देता है, ठीक है ना। जान बहुत होती है बकरी के दूध में। चलो आगे आ जाओ। चलो गेट्स के बारे में लिखो, लिखो GATS गेट्स। एक्सपोर्ट सब्सिडी के अंदर ना, ये बाहर आ जाओ, ये हम WTO के अंदर कर रहे हैं, जैसे हमने GATT किया था ऐसे ही गेट से लिखो फटाफट, क्या होता है, लिखो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। ठीक है ना। अब देखो, आदान प्रदान तो सर्विस का भी होता है, सर्विसेज का भी होता है, सिर्फ माल इधर उधर थोड़ी ना जाता है, सेवाएं भी तो इधर उधर जाती हैं उसको, ये भी WTO की ही विषय वस्तु है। लेकिन इसको डील करने के लिए क्या बना रखा है WTO ने, गेट्स। जो नॉन सर्विस प्रोड्यूसेस या फिर नॉन सर्विस गुड्स हैं या थिंग्स हैं उनको डील करने के लिए क्या बनाया हुआ है, गेट, GATT। ठीक हो गया, सिंपल हो गया, यस नो, सही। फिर इस बार एक्सपोर्ट सब्सिडी वाले देश में नहीं कर पाओगे, पता है नहीं क्या, नहीं लिखा है। तभी तो बोल रही थी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ देखो, कोई ऐसे, हाँ मैं वो बताता बताता बीच में रह गया। अब क्या है, देश के अंदर भाई बहुत भारी मात्रा में जूट का उत्पादन होने लग गया, ठीक है। जूट एक बहुत ही रिलायबल, ठीक है ना, मजबूत और बहुत लंबे समय तक टिकने वाला रेशा है, फाइबर है, ठीक है ना। दूसरा नेचुरल है, इन्वायरमेंट भी ठीक रहता है इससे, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग भी है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो अब क्या है भाई, हम तो ये बाहर बेचेंगे, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, तो क्या करोगे, किसानों को सब्सिडी दोगे, जाइए ये पुरानी पुरानी जमीन जिसके पास है जाइए जूट लगाइए, हम हर जूट की सप्लाई के ऊपर आपको सब्सिडी देंगे। यानी कि आप जूट लगाओगे, जूट लगाने से जो आपको वो फसल बेचोगे, रेशा बेचोगे, जूट का रेशम बेचोगे या क्या धागा बेचोगे उसका, ठीक हो गया, उसके ऊपर हम आपको और सब्सिडी देंगे। यस, यस, अच्छा भारी होता है जूट, ठीक है ना। एक रोल उसका इतना इतना रोल होता है, एक रोल उसका आप लगाओगे 10-15 kg का आराम से, ठीक है ना। लेट से जो कमा रहा है उसी कमाई में से, क्योंकि यहाँ से तो सरकार ही उठाएगी, हाँ, पर जो सरकार को जो एक्सपोर्ट करने से फायदा होगा ना उसमें से सब्सिडी मिलेगी उसको, और सब, हाँ। इसलिए क्यों, क्योंकि इंटेंशन क्या है, एक्सपोर्ट को किसी चीज के पर्टिकुलर को प्रमोट करना है, सब्सिडी से तो होता है। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बनाओ, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म।
DSM कर दूं? DSM डिस्प्यूट सेटलमेंट मैनेजमेंट। देखो ये सब्सिडी को लेकर बड़ा फेमस केस है रिसेंटली का, लिख लो, इंडिया वर्सेस यूएस। ये सोलर डिस्प्यूट है। ठीक है ना? अमेरिका कह रहा है कि ये फलानी फलानी कंपनी है, इससे सोलर पैनल्स खरीदिए, अपने देश में असेंबल कीजिए और बेचिए। इंडिया ने कहा हम अपने खुद ही डेवलप कर देंगे, नो थैंक यू। ध्यान रखना, अमेरिका एक ऐसा ऐसा चिड़ी हुई दादी नेशन है, ठीक है ना, जो सब कहते चिड़ी रहे। अच्छा इसने मेरे से बात नहीं करी, चिढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये सोचता है उसका। ठीक है जी, तो केस आ गया। चलो देखो कैसे होगा, दो तीन निकालो। बाय, बीच में लिखो, पेज के बीच में लिखो DSM बाय, और दो तीन निकालो, बाय UN, और दूसरे तीर के नीचे लिखो बाय रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जरूरी थोड़ी ना हर झगड़े के लिए UN भागो, नहीं। यहाँ पे इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? जैसे कि कश्मीर का इशू है, पाकिस्तान बार बार UN भागता है, हम हर बार स्टेटमेंट क्या देते हैं कि कश्मीर का इशू द्विपक्षीय इशू है, तीसरा पक्ष UN हो या फिर कोई तीसरा देश हो, हम उसका दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तूने बात करनी है तो आ जा, पाकिस्तान को बोलते हैं हम, तूने बात करनी है तो आ जा। पाकिस्तान को लगता है डर, ठीक है ना, कि अब वो समय रहा नहीं, ठीक है ना, अब वो गवर्नमेंट नहीं है, अब हम बोलेंगे बाद में, स्टेटमेंट बाद में पूरी होगी, पहले तो 4 थप्पड़ आ जाएंगे इतने, ठीक है ना, पता नहीं क्या कुछ उड़ा देंगे। इनको सब कुछ पता है। इन्होंने उस पहाड़ी पे भी बम फोड़ दिया है जिस पहाड़ी के नीचे हमने अपना एटम बम का जखीरा रखा हुआ है। ठीक हो गया ना? इनको तो ये भी पता लग गया कि अफ्रीका के जंगलों से, पर्टिकुलर ब्राजील के जंगलों से पर्टिकुलर रेत मंगवाई गई जो रेडिएशन सोख लेती है और वो पूरी पहाड़ी के ऊपर डाली गई। इंडिया को पता लग गया, ठीक है ना। तो भैया नहीं, मैं तो इसको इंटरनेशनल इशू बनाऊंगा। पाकिस्तान के लिए फेवर में क्या है कि ये इंटरनेशनल इशू बन जाए कश्मीर का। हिंदुस्तान के फेवर में क्या है, और किस लिए, हमको जरूरत नहीं भाई, हम तो कभी भी किसी भी पक्ष में रहे नहीं है, हम तो पक्ष निरपेक्ष हैं शुरुआत से। हमें अपना नाम है भैया, हम अपने आप कर लेंगे, डिस्प्यूट सेटल कर लेंगे। बता तेरे को, बता तेरे को क्या प्रॉब्लम है, डन हो गया। ऐसे ही किसी भी प्रकार का सेटलमेंट हो हम कर लेंगे। पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ की एक कंपनी को हायर किया कि हमारे देश में टावर लगा दो। उस देश में कंपनी ने टावर लगा दिए। जब पेमेंट की बारी आई तो बोले कि हम तो मजाक कर रहे थे। काफिर को पे थोड़ी ना करते हैं, काफिर उसे लूटते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान भागेगा कहाँ, UN में। इंडिया बोलेगा भैया यहीं पे कर लेंगे, ठीक है ना। मेरे और आपके बीच में ऐसी संधियां हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपस के झगड़े हम मिल बैठकर आपस में निपटा लेंगे। एक कॉमन कोर्ट सिस्टम बना रखा है इंडिया और पाकिस्तान ने, उसमें निपटा लेंगे हम। डन हो गया। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है। अभी जैसे झगड़ा हुआ था हमारा बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना, पाकिस्तान की बात नहीं करें, पाकिस्तान एक बहुत ही वाहियात किस्म का नेशन है, ठीक है। वो हर जगह एक्सेप्शन में फिट होने की कोशिश करता है, इसने बर्बाद होना है जबरदस्ती, कुछ नहीं कर सकते इसका। ठीक है, पता होगा ना, उसने सऊदी अरेबिया में अपने पैसे वापस मांग लिए, अब कैप बढ़ेगा, खजाना खाली है, जाने दो, उन्होंने बर्बाद होना है। ठीक है जी। हुआ क्या, बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट हुआ, ठीक है ना, टेक्सटाइल को लेकर। क्या हुआ फिर, बांग्लादेश ने अपनी सिर्फ एक ही टेक्सटाइल, एक ही इंडस्ट्री थी उसके पास टेक्सटाइल, वही बर्बाद कर दी। है तो ये है तो पाकिस्तानी, ठीक है ना, थोड़ा और डफर, ठीक है जी। बर्बाद करके अब क्या कर रहा है, अब डिस्प्यूट सेटल कर दिया है, अब दोबारा से कपास जाने लग गया है वहां पे, ठीक है ना, वापस फिर बिजली कर दी है फ्री, ठीक है ना, कोई बात नहीं। नहीं छोटा भाई कोई बात नहीं, दो थप्पड़ का क्या मानना है इसने, भाई इसको 2 डोज चाहिए हो ऐसा, सुबह शाम 2 डोज चाहिए हो, ले लेगा, रीजनल लेवल पे दे देंगे हम। यूएनओ भागने की जरूरत नहीं है। यूएनओ क्या करेगा, यूएनओ तो डिस्प्यूट बना देगा उसका।
ठीक है ना। यूएनओ अगेन फिर वहीं जा रहा हूं मैं, यूएनओ का मतलब ध्यान रखना, यूएसए, यूएसए का मतलब यूएनओ। 2 मिनट में यूएनओ के किस पे आएगा, यूएनओ के मेंबर्स किस पे आएंगे, अमेरिका की वॉरशिप के ऊपर आके वहां पे आएंगे, और वॉरशिप वहीं पे ढाका के ऊपर अपना लंगर नीचे डाल देगा। हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। हम रीजनल देखेंगे भाई, तूने जाना तू चला जा, फिर हमसे बात मत कर, भजा से, और हम नहीं मानेंगे किसी की। बांग्लादेश को पता है इंडिया मूड अब सुनने के ज्यादा मूड में रहता नहीं है। गलती करेंगे तो सुनेंगे, नहीं गलती तो क्यों सुनेंगे, डन होगा। चलो देखो, टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म्स, खत्म करते फटाफट इसको। 2 बज ही गए। देखो, नंबर 1 आर्बिट्रेशन, नंबर 2 मीडिएशन, नंबर 3 कॉन्सिलिएशन, CONCILIATION, कॉन्सिलिएशन, समझौता। ठीक है ना, बैठ कई बार बोलते हैं अरे तू ठंडा हो जा, तू थोड़ा ताता मत हो, थोड़ा रिलैक्स कर, कॉन्सिलिएशन होता है। चलो नंबर 4 गुड ऑफिसेस, थ्रू गुड ऑफिसेस। नंबर 5 लिखो नेगोशिएशन, मैं लिखवा दूं गुड ऑफिसेस क्या होता है, बट 5 पे लिखो नेगोशिएशन। लास्ट लिखो नंबर 6 जुडिशियल सेटलमेंट्स। ठीक हो गया। गुड ऑफिसेस में लिखो, जैसे आस पड़ोस के देश जो है वो मदद पेश कर देते हैं कि चलो भाई हम आपकी मदद करवा देते हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान बोलेगा नहीं हम काफिरों को मुल्क में नहीं जाएंगे, तो इंडिया बोल देगा हम भी आतंकवादी को मुल्क में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है नेपाल बोल देगा आप ऐसा करो, आप दोनों यहाँ पे बैठ जाओ, काठमांडू आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। ठीक है ना, बैठ के बात करो। तो ये क्या है, गुड ऑफिस है। ये फिर मतलब उस कंट्री का अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि वो बुलाना चाहता है, हाँ या मदद, प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं। मदद तो जबरदस्ती नहीं ले सकते हम, नहीं, ओए ये भी तू तो हो मदद सकता है देगा ना कि भाई मतलब इंडिया या फिर पाकिस्तान प्रेशर बनाए कुछ कि ना। नहीं हम वहाँ। मदद वॉलंटरी की हो, ध्यान रखना, हेल्प लिखा हो, मदद लिखा हो, असिस्टेंस लिखा हो। ठीक है ना, चलो लिखो, मेथड्स लिखो। ये जो ऊपर आपने लिखे हैं, जो तरीके आपने लिखे हैं ना, ये मीडिएशन मीडिएशन, इनके ऊपर लिखो पीसफुल मेथड्स। और जो नेक्स्ट आप लिखोगे, नेक्स्ट खेप लिखोगे, वो है कंपल्सिव मेथड्स। इसमें थोड़ा सा है ना फोर्स का, अगेन आर्मी का यूज नहीं, फोर्स, थोड़ा सा प्रेशर जैसे होता है ना, पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, मार्केट का, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, इस प्रकार के प्रेशर बनाए जाते हैं। ठीक है ना, लिखो नंबर 1 एम्बार्गो, EMBARGO। रिसेंटली बहुत सुना होगा आपने वर्ड। ठीक है ना, जो इंग्लिश न्यूज चैनल्स हैं वो टैरिफ टैरिफ नहीं बोलते बार बार। ठीक है ना, अमेरिका सैंक्शन ह्यूज एम्बार्गो ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। एम्बार्गो को मीनिंग लिख लो, इकोनॉमिक सैंक्शंस। ठीक हो गया, सिंपल। दूसरा तरीका लिखो, दूसरा मेथड लिखो, रिट्रजन, RETORSION। रिट्रोजन का मतलब होता है बदले में फेंकना। अमेरिका ने, अच्छा यूएसए ने टैक्स लगा दिया, हम यूएसए के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, कितना 50% टैक्स लगा दिया है, सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं अमेरिका को 50% टैरिफ लगा दो भाई। अमेरिका थोड़ी देर में ढीला हो गया, मोदी इज माई गुड फ्रेंड। ठीक हो गया, ये क्या है, ये अपना रिटोर्शन है, रिटोर्शन है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। चलो नंबर 3 लिखो, रिप्राइजल। लिख लिया ना, इसका मीनिंग लिख लिया ना। चलो, रिप्राइजल, REPRISAL, रिप्राइजल। रिप्राइजल के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ तोड़कर, और जो भी देश ज्यादा बकवास करता है उसको थोड़ा सा पनिश कर देते हैं, थोड़ा सा इंटरनेशनल तोड़ देते हैं। ठीक है ना, जैसे बांग्लादेश के साथ इशू हुआ,
ठीक है। बांग्लादेश का बॉर्डर चारों तरफ से इंडियन आर्मी ने घेर लिया, ठीक है। वो बड़ा फेमस मतलब एक वीडियो आपने देखा होगा, ये वो कुछ जो खेत सा है, खेत के अंदर उस तरफ जो एक बांग्लादेशी कमांडो खड़ा होता है, वो बोलता है कि इधर से चले जाओ, इधर जो है बिल्कुल उनके खेत के अंदर, बांग्लादेशी खेत के अंदर इंडियन आर्मी का बंदा खड़ा होता है। इंडियन आर्मी बोलता है चल चल कर भाग जा, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ जैसे कर, तूने कर ले जो करना है, भाग जा ऐसे। मैंने कहा नहीं ये तो गलत है। अब वो बोलता है तू जा रहा है क्या, नहीं यही मैं बताऊँ तेरा फैसला करूँ। बोला ठीक है हम जा रहा है। इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच हो गया थोड़ा सा, लेकिन कई बार करना पड़ जाता है। अब सिंदूर ऑपरेशन क्या है, ये इंटरनेशनल का ब्रीच ही तो है, कई बार थपड़ाना पड़ जाता है। ठीक हो गया, लिख लेना इसे। नंबर 4, ब्लॉकेड, BLOCKADE, घेराबंदी, ब्लॉकेड का मतलब। और घेराबंदी कौन सी, इकोनॉमी वाली, इकोनॉमिक घेराबंदी। है जी, हार्मोन्स, हाँ। जैसे अमेरिका ने हमारे ऊपर कितना सारा टैरिफ लगा दिया, ये घेर रहे थे चारों तरफ से। पहले टैरिफ लगाए इन्होंने इंडिया के ऊपर, फिर क्या है, फिर जितने भी नेचुरल गैस, जहां से इंडिया नेचुरल गैस खरीद रहा है, ठीक है जी, जहां से अच्छे दामों पे नेचुरल गैस खरीद रहा है, वो देश जो खराब कर दिए। तीसरा और सबसे बड़ा जो हमारा पार्टनर है गैस के लिए, वो रशिया है। रशिया को अमेरिका कुछ कह नहीं सकता, अगर कह सकता होता तो अब तक रशिया भी खत्म कर दिया होता अमेरिका। अगेन वो चिड़ी हुई दादी है, देखो ना नाम में चिड़ी उड़ता ही, वो सारा दिन छिड़ गया जहां बैठ के। ठीक हो गया, चलो। तो इकोनॉमिकली घेराबंदी कर रहे हैं। एक इनका जो लीडर रहेगा वो किसी दूसरे देश में जाके क्या है, हिंदुस्तान की जो सिस्टम है, इकोनॉमी बढ़ रही है, उसको फेक बोल देगा। एक दूसरा इनका पार्लियामेंट का मेंबर जाएगा किसी दूसरे देश में, वो कोई और खराब सी स्टेटमेंट दे देगा। इनका प्रधानमंत्री कुछ और स्टेटमेंट दे देगा, प्रधानमंत्री इनका राष्ट्रपति जो ट्रंप, वो कुछ और स्टेटमेंट दे देगा। फिर आसपास के देश खराब कर देगा, जैसे पाकिस्तान के अंदर केओस फैला दिया, नेपाल के अंदर फैला दिया, बांग्लादेश बर्बाद कर दी। ये क्या है, ये इकोनॉमिक घेराबंदी चल रही है देश। ठीक है ना, कि इंडस्ट्री तो हम लगा देंगे, इंडस्ट्री तो इंडिया में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन इसको हमारे देश पे नाचना पड़ेगा। अरे नहीं, सॉरी सॉरी माय डियर डोनाल्ड ट्रम्प, वी आर द बिगेस्ट एलिफेंट। ठीक है ना, इस पृथ्वी लोक पर सबसे बड़ा हाथी हम ही हैं। ठीक है ना। फिर दूसरी स्टेटमेंट ये भी आती है, थोड़ी सी एक्शन लेता है, फिर ये स्टेटमेंट आती है, इट इज द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम। जब ये करवट बदलता है तो इकोनॉमी पूरी उसकी धरती की हिलती है। ठीक है ना। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू डील विद इंडिया। It was the statement made by the नॉन स्टेट एक्टर्स। सो इंडिया को इन स्टेटमेंट पर ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। हमारा डायरेक्ट लिंक है, मोदी इज माय फ्रेंड। ठीक हो गया, ये क्या है, इकोनॉमिक घेराबंदी होती है। चलो लास्ट लिखो, इंटरवेंशन। इसी में थे। लेट्स, हाँ इसका लास्ट मेथड, इंटरवेंशन। हाँ मेथड लास्ट, कंपल्सिव का लास्ट मेथड, और टॉपिक का भी लास्ट मेथड। ये मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म है डिस्प्यूट सेटलमेंट का। इंटरवेंशन के अंदर मिलिट्री एक्शन भी लिया जाता है। ठीक हो गया, आपका यूएन सारा कंप्लीट हो चुका है। आपका सिर्फ एक चैप्टर बचा है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉस। उसके अंदर बेसिकली दो टॉपिक है, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन लॉस। जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से ये यूएन वाला चैप्टर किया है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से किया है, उसको इंटरनेशनल लॉ समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। कल जो है, कल इसका जो लास्ट टॉपिक है उसको करवा देंगे। ठीक है जी, चलो करो, आज का ऑफ कर दो।